हैं आप लोग, अब डिसाइड कर लीजिए। 21 लोग हैं आप लोग, अभी भी 5 6 लोगों की बची है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से करिए कि आप लोगों की एक दिन के हिसाब से हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है तो। ठीक, तो अपने हिसाब से सोचिए, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू में भी जाते हैं तब भी हम लोगों को 10 मिनट का समय दिया जाता है कि अपनी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो आप लोगों के पास 50 मिनट्स हैं, और 50 मिनट्स इसलिए हैं अभी, नहीं तो हम लोग 2 2 3 3 दिन भी चला सकते थे अगर समय होता। तो अब 50 मिनट्स के ही अंदर आप लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देना है। पहले से ही तैयारी करके आपको आना है, कि ऐसा ना हो कि आपका डेटा नहीं चल रहा, ये पीपीटी नहीं ओपन हो रही है, या मेरा मोबाइल या मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है। ये सारी चीज़ों की दिक्कत पहले से ही सॉल्व करते हुए फिर अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, जिससे समय ज़्यादा ना वेस्ट हो। ठीक है, दोनों पेपर में, मेजरमेंट में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। अब सुप्रिया, आप शुरू करिए। सर मैं शेयर करूं स्लाइड? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर स्लाइड शो हो रही है? यस मैम, स्लाइड शो हो रही है। यस मैम, हो रही है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिजेंसी थ्योरी, जिस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम विषय सूची को देख लेते हैं, जिसमें है सॉरी सर, विषय सूची में थोड़ा सा चेंज हो गया फॉन्ट। इसमें सबसे पहले नेतृत्व का अर्थ एवं स्वरूप, शैक्षिक नेतृत्व, फिर परिभाषा देखेंगे, फिडलर का प्रासंगिकता सिद्धांत देखेंगे, नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे, फिर सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, फिर आलोचना, फिर हर्षे का स्थितिपरक सिद्धांत, उनका मॉडल को जानेंगे और फिर उसकी आलोचना को देखेंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट इज लीडरशिप, आखिर लीडरशिप है क्या, इसके अर्थ को हम जानेंगे। पहले तो नेतृत्व क्या है? लोगों के समूह या किसी संगठन का नेतृत्व करना या ऐसा करने की क्षमता। एक लीडर के रूप में किसी कार्य की सिद्धि के लिए किसी समूह या संगठन को रास्ता दिखाया जाता है अथवा नेतृत्व किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लें, जैसे कि बिहार में समान काम समान वेतन का जो आंदोलन चला था, तो उसमें क्या था कि बाकी स्टेट में आप देखेंगे तो एक मिडिल स्कूल टीचर की सैलरी बहुत अच्छी होती है, मतलब यहाँ पे लगभग 40 से शुरू होती है एंड 40 50 तक जाती है, लेकिन बिहार में आप देखेंगे तो 28 तक सिमट जाती है। तो एक समान काम समान वेतन का मतलब केस चल रहा था बहुत टाइम से, और जिसे खारिज कर दिया गया हालांकि। तो उसमें क्या था, उसमें भी एक ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप पे, और पूरा बिहार उसमें ऐड हुआ था, और उसमें जो लीडर था वो लीडर मतलब लीड कर रहा था। लेकिन ये सोचिए कि पूरे बिहार के टीचर्स उस लीडर उसको ही क्यों बनाए? क्योंकि उसके पास वो क्षमता थी, वो पावर था,
तो कहने का मतलब ये है कि जो लीडर था उसके अप्रोचेस थे, उसके अंदर वो पावर थी, वो क्षमता थी, इंटरेस्ट था, और सबसे बड़ी बात कि उस पर उस समूह का ट्रस्ट उस लीडर पर था जो उस समूह का नेतृत्व कर रहा था। फिर अब बात करेंगे कि एजुकेशनल लीडरशिप क्या है। नेतृत्व एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित करे कि वह अपनी इच्छा से सामूहिक मुद्दों के लिए प्रयास करे। ये जॉर्ज एंड टेरी ने लिखा है। मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, ये फॉन्ट चेंज हुआ है। एक्चुअली लैपटॉप में सही दिखा रहा था लेकिन फोन में लेने पे चेंज हो गया, पता नहीं कैसे। इसका तात्पर्य यह है कि लीडर को अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित करना चाहिए या लीडर में ऐसे गुण विद्यमान होने चाहिए जिससे जो उसका समूह है वह स्वयं से उसके प्रति आकर्षित हो। लीडर को उस कार्य को संगठन पर जबरदस्ती थोपना ना पड़े। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमारे गोपाल सर हैं या एचओडी सर हैं, एज ए लीडर उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो अपने प्रत्येक कार्य को करवाते हैं हमसे, लेकिन थोपते नहीं हैं। जो भी शिक्षा से संबंधित कार्य है वो करवाते तो हैं लेकिन उसको थोपते नहीं हैं। जैसे मैं आज ही का एग्जाम्पल ले लूं, बिल्कुल सबको याद है कि जैसे मेरे घर में गेस्ट आ गए और मैं दोनों प्रेजेंट नहीं कर सकती थी, तो मैं सर को बोली कि सर मैं आज एक ही सिर्फ फिडलर का ही कर पाऊंगी। तो सर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बोले कि हाँ हाँ आप वही कीजिए। करना तो आखिर मुझे है ही है, पूरा करना है, आज और मंडे मिला के मेरे को करना है। लेकिन क्या है कि मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली तो मैं उस कार्य को और भी बेहतर कर पाऊंगी। अब हम बात करेंगे नेतृत्व की शैलियां। जैसा कि काफी लोगों ने इसको पढ़ाया है लेकिन मैं इसको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ और थोड़ा आप लोग का रिकॉल हो जाएगा। जिसमें पहला है आधिकारिक शैली। अब आधिकारिक शैली क्या होती है? इस शैली को एक तंत्रीय शैली भी कहा जाता है। इसमें लीडर प्रत्येक कार्य को अपने अनुसार करता है। समूह पर लीडर का पूर्ण नियंत्रण होता है। लीडर अपने समूह से कोई विचार या सलाह या मशवरा नहीं करता, वह वही करता है जो उसे सही लगता है। यह उस परिस्थिति में अप्लाई किया जाता है जब कर्मचारी अनुभवहीन, अकुशल हो, तो इस स्थिति में आधिकारिक शैली का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड है प्रजातांत्रिक शैली। इस शैली को समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत लीडर समूह के प्रत्येक सदस्य के विचारों को सुनता है तथा समस्या समाधान में अपने विचारों को अप्लाई भी करता है। इसमें समूह को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, किंतु अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे एचओडी सर को यदि कार्य कराना होता है तो वो हम सबसे हमारे विचार अवश्य पूछते हैं, पर यदि हम कोई ऐसा विचार दें जो उस तथ्य के लिए सही ना हो तो सर तुरंत हमें टोक देते हैं। अर्थात स्वतंत्रता होती है किंतु अनुशासनहीनता नहीं होती। नेक्स्ट है हस्तक्षेपी शैली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हस्तक्षेपी शैली जिस पर लीडर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। इस शैली में लीडर सभी कार्य को समूह पर डाल देता है तथा वह निष्क्रिय निरीक्षक बना होता है। इसमें लीडर केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सलाह देता है। जैसे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे, तो जो हमारे सर हैं एचओडी सर, तो वहां पे क्या हुआ था कि
हम लोग जब बीएसए ऑफिस गए थे, तो मैं काजल गए थे वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, सर ने हम पे पूरा छोड़ दिया था कि तुम लोग अपने हिसाब से हैंडल करो और जाके अपने हिसाब से स्कूल चुनो और अपना कार्य देखो। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो मतलब कुछ अलग तरीके से बिहेव वहां पे हुआ बीएसए ऑफिस में हम लोगों के साथ। तो मतलब उस टाइम हम लोग को गुस्सा भी आया, लेकिन उस टाइम तुरंत हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम लोग का काम कराना था, स्कूल के लिए साइन लेना था वहां पे बीएसए का। तो हम लोगों ने क्या किया कि वो जब कास्टिसिज्म की बात कर दिए थे बीएसए में, तो हम लोगों ने क्या किया कि सर से बात करी। एचओडी सर को हम लोगों ने फोन किया और सर से कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग क्या करें। तो सर बोले कि जाके बीएसए मैडम से मिलो, और अगर वो काम नहीं करती हैं तो फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। मतलब सर सब कुछ हम लोगों पे डाल तो दिए थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हमने सर से सलाह लिया, और सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड भी किया, और रिजल्ट ये निकला कि शाम तक हमारा बिना किसी बहुत मतलब एग्रेसिव हुए बिना हम लोग का सब काम बड़े आराम से शाम तक हो गया। नेक्स्ट है पिता तुल्य शैली। इस प्रकार की शैली में जो लीडर होता है वह अपने समूह की देखभाल अपने परिवार की भांति करता है। जिस प्रकार किसी परिवार में अपने पिता के ऊपर विश्वास होता है, उसी प्रकार समूह के अन्य सदस्य अपने लीडर पर विश्वास करते हैं। इसमें लीडर ऐसा वातावरण मतलब ऐसे वातावरण की व्यवस्था करता है कि जिससे जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य को सही तरीके से कर पाए। जैसे इस कक्षा में हमें जिन भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वो सर प्रयास करते हैं कि वे सुविधाएं हमें प्राप्त हों, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया में कोई भी बाधा ना आए। नेक्स्ट है व्यवहार शैली। इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन 1947 में मैक्स वेबर द्वारा किया गया था, तथा 1981 में बर्नार्ड बॉस द्वारा पुनः इसका विश्लेषण किया गया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यवहार अर्थात आपका व्यवहार किस प्रकार का है, उस कार्य के प्रति इस पर ध्यान दिया जाता है। यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको भौतिक या मनोवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे अग्रवाल सर हम लोगों को कोई भी काम करवाते थे और एक टाइम लिमिट देते थे, और हम लोग उस पे अगर खरे उतर जाते थे टाइम पे तो सर डायरी, पेन, इवन अखरोट, ये सारी चीजें हम लोगों को देते थे मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाए। और अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता था तो आवश्यक सुधार हेतु मतलब नेता पहल करता है। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आप वो सही से नहीं कर पा रहे हो तो जो हमारा लीडर है उसको मतलब सुधारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है रूपांतर शैली। इस शैली के अंतर्गत जो लीडर होता है वो अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को परिवर्तित एवं रूपांतरित करता है। लीडर उन्हें पहले प्रेरित करता है, फिर चुनौतियां प्रदान करता है। वह कर्मचारियों के साथ अपने विचार को भी साझा करता है ताकि कर्मचारियों को प्रेरित कर सके। अगला है सहभागी शैली। इस शैली के अंतर्गत लीडर अपने विचार के साथ साथ अपने कर्मचारियों के विचार को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिसके कारण जो कर्मचारी होते हैं वे स्वतः ही प्रेरित होते हैं। जैसे मैं क्लास का ही ज्यादा एग्जांपल ले रही हूँ ताकि ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे कि हम लोग के जो डीन सर हैं वो कभी कभी किसी विषय पर हमारे भी विचार को सुनने को इच्छुक होते हैं, तो हम उस समस्या के प्रति और भी ज्यादा हम लोग अटेंटिव हो जाते हैं, और फिर हम अपने विचार देते हैं सिंसियरिटी के साथ।
तथा मतलब अगर हम गोपाल सर को की भी बात करें तो विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं पर सर हमारा भी विचार जानना चाहते हैं। तब भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, हम भी विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अंग हैं। उसी प्रकार जब एक लीडर अपने कर्मचारियों के विचार को महत्वपूर्ण स्थान देता है तो कर्मचारी भी स्वतः ही प्रेरित होते हैं अपने कार्य के प्रति। नेक्स्ट है सहयोगी शैली। यह शैली भी लगभग सहभागी शैली के समान ही होती है। इसमें भी कर्मचारियों के विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, किंतु सहभागी शैली अपनाने वाला नेता नियंत्रण अथवा शक्तियां उसी सीमा तक अपनाता है जिस सीमा तक आवश्यकताओं की पूर्ति में वे बाधक नहीं बनती। इस शैली में अगर आपके विचार प्रभावकारी हैं तब तो लीडर अपनी शक्ति या नियंत्रण को थोड़ा ढीला कर देता है, मतलब ढीली करता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे किसी विषय पर, जैसे आलोक हैं हम लोग के क्लास के, हालांकि क्लास का एग्जांपल नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे रही हूँ। कोई मतलब अलग से जैसे किसान आंदोलन, इस तरीके की चर्चा मैक्सिमम हमारे क्लास में आलोक छेड़ते हैं। तो जब भी वो छेड़ते हैं तो एक मुद्दा बन जाता है हमारे क्लास का। तो खास करके ये एचओडी सर के क्लास में ही होता है। तो सर क्या करते हैं, सर उस पे सबके विचार को सुनते हैं। अगर विचार सही दिशा में जा रहा होता है तब तो सुनते हैं, लेकिन अगर विचार की जो दिशा है अगर वो चेंज हो गई, ट्रैक से हट गई, तो सर वहीं पे क्या करते हैं, हम लोगों को टोक देते हैं कि नहीं भाई, ये सही नहीं है, ये सही है। ऐसा होता है। स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। ओके, यस मैम, हो रही है। ओके ओके। अब हम बात करते हैं, हमारा जैसा कि टॉपिक है कंटीजेंसी थ्योरी, उसमें हम लोगों को फिडलर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फिडलर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1922। जन्म स्थान उनका था वियना, ऑस्ट्रिया। शिक्षा जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो शिकागो विश्वविद्यालय में हुई थी और मृत्यु 8 जून 1917 को हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आपके लीडरशिप से रिलेटेड हैं, वो मैंने यहाँ नोट करी हैं। जिसमें फर्स्ट है इम्प्रूविंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जो कि 1976 में आई थी। और उसके बाद है अ थ्योरी ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जो कि 1967 में आई थी। फिर उसके बाद है लीडरशिप एंड इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट, जो कि 1974 में आई थी। और उसके बाद है लीडर एटीट्यूड्स एंड ग्रुप इफेक्टिवनेस, जो कि 1959 में आई थी। अब बात करते हैं कि जो कंटीजेंसी थ्योरी है ये दो महत्वपूर्ण बातों से चलती है। इसका जो रिलेशनशिप है वो दो चीज होता है इसमें मेन, जिसमें एक है लीडरशिप स्टाइल, जिसमें कि हर लीडर का अपना एक स्टाइल होता है, और एक है सिचुएशनल वेरिएबल्स, मतलब जो लीडर है उसके अकॉर्डिंग उसका सिचुएशन होना चाहिए। अगर सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग है तब तो उसका जो लीडरशिप स्टाइल है वो मतलब फायदेमंद होगा या काम करेगा बोल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं फिडलर्स एलपीसी मॉडल को देखते हैं। इस मतलब एलपीसी को बोलते हैं लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। इसको हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इस मॉडल के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे हर गुणों को देखा जाता है।
और तथा उन्हें एक रेटिंग प्रदान की जाती है। जैसे आप सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे इसमें प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, मतलब किसी व्यक्ति के हर विशेषता, हर गुण को यहाँ पे रखा गया है और उन विशेषताओं को एक आधार बनाकर, सारी विशेषताओं को आधार बनाकर एक स्कोर दिया जाता है उनके व्यक्तित्व को। और यदि हम उनके स्कोर को जब जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर 63 से ऊपर आता है तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर उसको हम कहेंगे। जैसे मतलब अगर ये जो 15-16 हैं, इनमें हमने किसी को मार्किंग कर दी कि अरे ये इसके अंदर ये फ्रेंडली है, ठीक है, ये 5 नंबर हमने दे दिया, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, हमने इसको 8 नंबर दे दिया। तो ऐसे करके ये जितनी भी विशेषताएं इसमें दिख रही हैं, अगर हम उसको काउंट कर लें एक स्कोर देने के बाद, तो उस स्कोर देने के बाद जब काउंटिंग के बाद अगर 63 के ऊपर आता है तो हम उसे हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर कहेंगे। यदि 58 से 63 के बीच में आता है तो हम उसे मिडिल सोशियो इंडिपेंडेंट लीडर कहेंगे। मतलब लीडर अपना काम करेगा और चला जाएगा, मतलब आपसे ना उसे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट है, लेकिन अपने काम पर, जितना कि उसका काम चल जाए, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपसे रिलेशन बिल्डअप करने में नहीं है। और यदि 58 के बिलो है, नीचे है, तो इसमें लीडर का ध्यान केवल टास्क पर ही होगा, उसे हम टास्क ओरिएंटेड कह सकते हैं। उसे कर्मचारी के साथ रिलेशन बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्कोर हैं ये किस आधार पर दिए गए हैं। तो यदि लीडर को अपने किसी कर्मचारी के साथ काम करना नहीं पसंद है तो वह केवल अपने काम को देखेगा और उस आधार पर उसे स्कोर करेगा। और यदि उसे अपने कर्मचारी के साथ काम करना अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है कि लीडर का अपने कर्मचारी के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसा जो ऐसे लीडर होते हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला है नेता एवं अधीनस्थ के मध्य संबंध, मतलब लीडर मेंबर रिलेशनशिप। यहाँ पर ये देखा जाता है कि टीम का जो मैनेजर है उस पे टीम का कितना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। यदि टीम का ट्रस्ट ज्यादा होगा अपने लीडर पर तो टीम अपना काम ईमानदारी से करने का प्रयास करेगा, और यदि ट्रस्ट नहीं होगा या कम होगा तो वह अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि टीम और उसके मैनेजर के बीच के संबंध को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए भी उनकी जो नीड्स होती हैं वो बहुत छोटे लेवल की होती हैं, कह सकते हैं, बहुत बड़ी नीड्स नहीं होती, लेकिन उसके लिए ही अगर उनका एक यूनियन बन जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मतलब रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप किया जाए, कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, तो उसमें कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जो मतलब सीमित होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे उसमें आ जाएगी आपकी सैलरी आ जाएगी, टाइम को लेके हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसा कुछ कम देते हैं, काम ज्यादा कराना चाहते हैं, वो आ सकता है। फिर यदि लीडर को अपने कर्मचारियों की इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, कोई भी लीडर अगर इन सारी छोटी छोटी जो नीड्स हैं अगर उनको ध्यान में रखेगा तो उनका क्या होगा, रिलेशनशिप बेहतर होगा। और जब रिलेशनशिप बेहतर होगा तो वो उस कार्य को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कार्य संरचना की सीमा, टास्क स्ट्रक्चर। अब इस पे बात करते हैं कि यदि जो टास्क स्ट्रक्चर हैं वो क्लियर हैं और स्ट्रक्चर्ड हैं तो कार्य बेहतर होगा। और अगर
क्लियर नहीं है तो बेहतर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हम जो 15 मिनट में क्लास में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग को अचानक से लंच में सर आते हैं और बोलते हैं कि भाई चलो आज ये है, ये प्रोग्राम है, आज इनके उपलक्ष्य में ये रखा जाना है, 15 मिनट में तुम लोग तैयारी कर लो, और तैयारी करने के बाद हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे लंच के बाद। हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट होता है लंच ब्रेक में किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक प्लान बनाते हैं, और ताकि मतलब हम लोग कोई भी प्लान क्यों बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और उस कार्य को बहुत सहूलियत के साथ किया जा सके। जैसे हम लोगों को जैसे ही पता चलता है कि हाँ 15 मिनट में हम लोगों को एक प्रोग्राम करना है जल्दी जल्दी, तो फटाफट दर्शिका और नेहा ये लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करने लगते हैं, ब्लैक बोर्ड डेकोरेट करने लगते हैं। एंकरिंग के लिए सुचिस्मिता तैयार हो गई या आलोक तैयार हो गए। इस तरीके से मतलब जो जिस कार्य के लिए बेहतर है हम लोग फटाफट पहले तो उसको तैयार कर देते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम में कौन कैसे तथा कब अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे, इस प्रकार एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है। स्ट्रक्चर तैयार करने का मेन मोटो यही होता है कि उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उस कार्य को बहुत ही सहूलियत के साथ किया जा सके। नेक्स्ट है नेता की आधिकारिक शक्ति। यह देखा जाता है कि यदि मैनेजर के पास पावर है तो जो उसे अपने पद के अनुसार प्राप्त होती है तो वह अपने टीम को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसका प्रभाव कहीं ना कहीं टीम पर पड़ता है। जैसे यदि स्कूल स्तर पर बात करें तो यदि शिक्षक एक दिन लेट आता है तो रजिस्टर में उसके क्या किया जाता है कि रेड लग जाता है। नेक्स्ट डे फिर लेट आया, एक रेड लग गया। जब यही प्रक्रिया लगातार 3 दिन चल जाती है, और लगातार ना भी चले तो महीने में भी जोड़ करके अगर 3 दिन कोई टीचर मान लीजिए 10 बजे की क्लास है और लेट आता है तो 3 रेड अगर लग गया है तो उसको जोड़ के उसका एक सीएल भर दिया जाता है। तो ऐसी शक्तियां लीडर के पास होती हैं जो उन्हें प्राप्त होती हैं, जिससे टीम भी अवगत होते हैं। मतलब जो शिक्षक हैं वो उनको पता है कि भाई ऐसा ऐसा का ये रूल है और ये पावर है प्रिंसिपल के पास, तो वो ऐसा ऐसा कर सकता है, तो जिसका प्रभाव कार्य पर भी पड़ता है। अगर मतलब मैनेजर चाहे तो अपनी पावर के अनुसार आपको अप्रिशिएट भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है, और आपको पनिश भी कर सकता है। पनिश का मतलब ऐसा नहीं फिजिकली, मतलब ये जो होता है ये सारे भी मतलब पनिशमेंट आपको जो नेचुरल है, जो उसको शक्तियां प्राप्त हैं और जो रूल है उसके अनुसार अनुसार आपको पनिश भी कर सकता है। सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, इसमें पहला है नेतृत्व शैली। फिडलर के अनुसार जो कार्य प्रधान तथा संबंध प्रधान दो ही मूलभूत शैलियां हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कार्य प्रधान में नेता कार्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है तथा संबंध प्रधान में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का प्रयास करता है। अपने कर्मचारियों के साथ ये दोनों शैलियां मतलब अधीनस्थों के साथ अच्छे संबंध एवं कार्य के सफल संपादन की मांग पर निर्भर करती है। अर्थात जो लीडर है अगर उसका मतलब नेतृत्व शैली मतलब अच्छी है तो उसका भी प्रभाव टीम पे पड़ेगा, और अगर नहीं है मतलब टास्क ओरिएंटेड है या तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ेगा।
नेक्स्ट है समूह के कार्य निष्पादन में वृद्धि। इस सिद्धांत में नेतृत्व उन शैलियों पर बल दिया जाता है जो कार्य निष्पादन में वृद्धि एवं संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है समूह कार्य परिस्थिति। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व शैली की उपयुक्तता समूह कार्य की परिस्थिति पर निर्भर करती है, जो नेता के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। मतलब ये इनके कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थिति है, मतलब नेता अगर कितना भी प्रभावी हो, अगर परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है तो वो प्रभावहीन हो जाता है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से आए थे, तो उस टाइम पे जो भारत की कंडीशन थी, जो हमारे इंडिया का सिचुएशन था, वो उस टाइप का था कि महात्मा गांधी खुद को नेता मतलब बना सके। लेकिन अगर वैसी कंडीशन ही ना होती, हमारा देश पूरी तरीके से विकसित होता, हमारे देश में किसी प्रकार की कोई गुलामी को झेल ना रहा होता, तो महात्मा गांधी जैसे लोग भी यहाँ उनकी जो नेतृत्व शैली है वो प्रभावहीन हो जाती, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन चूंकि ये कंडीशन ऐसी थी कि महात्मा गांधी आए और उनका जो नेतृत्व शैली है वो यहाँ पे काम किया और वो प्रभावी हुए। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन बहुत मायने रखता है। अगर सिचुएशन चाहे तो किसी भी व्यक्ति को प्रभावशाली या उसके लीडरशिप को प्रभावशाली बना सकता है, और सिचुएशन वैसा नहीं है तो प्रभावहीन भी बना सकता है। अब हम आलोचना देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है कि जो फिडलर का जो मॉडल है, यह मतलब बताता है कि परिस्थिति की जो मांग है उसके अनुरूप कार्य या संबंध परक हो जाता है। इस मॉडल की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि फिडलर अपने सिद्धांत को कोई ज्ञात परिणाम प्राप्त करने हेतु आकार देते हैं। नेक्स्ट है फिडलर की प्रासंगिकता सिद्धांत का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। मतलब कोई इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, बस इन्होंने जो किया है वो अनुभव के आधार पर किया है या केवल अनुभाविक सामान्यीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है फिडलर द्वारा दी गई परिस्थिति में उच्च पद शक्ति तथा दूसरी परिस्थिति में निम्न पद शक्ति हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी महात्मा गांधी वाला एग्जाम्पल दिया, वो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मतलब अगर वो साउथ अफ्रीका से जब यहाँ वापस आए थे, तो चूंकि हमारे इंडिया की वैसी कंडीशन थी कि हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत थी और उनके नेतृत्व शैली को हम लोग अपनाए और मतलब आगे हम बढ़े और देश आजाद हुआ। लेकिन अगर हम गुलाम ही ना होते, हम इतने पिछड़े ना होते, हमारे यहाँ इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन है वो ना होती, तो महात्मा गांधी जैसे दिग्गज नेता नहीं कहेंगे उनको, जो एक लीडरशिप उनके अंदर थी, नेतृत्व की क्षमता जो उनके अंदर थी, वो प्रभावशाली भी इसी वजह से हुई क्योंकि हमारे इंडिया की कंडीशन ही उस तरीके की थी। नेक्स्ट है हर्षे का जीवन परिचय। इस यहाँ से मैं मंडे को कंटिन्यू करना चाहूंगी। सर सर आवाज आ रही है? आवाज मैम आपकी आ रही है। मैम आवाज आ रही है बट सर लेफ्ट सर की नहीं आ रही। नेटवर्क नहीं है शायद। सर लेफ्ट हो गया है? सर का लेफ्ट हो गया है, वेट करो थोड़ा। ओके। वो जो स्केल बताया था वो एक बार और बता दो। बता दें? एक मिनट, गायब हो गया ना, लेकिन रुक जाओ।
रुक जाओ रुक जाओ। एक मिनट ना, फिर से करना पड़ेगा। मैम आपकी स्क्रीन तो शेयर हो रही थी। हाँ तो मैंने हटा दिया था ना। अच्छा अच्छा, ओके। अभी आ रही है? नो मैम, अभी नहीं आ रही है, अभी बट नहीं आ आपकी रही। आवाज बहुत अच्छी आ रही थी। अच्छा, हम सर आ जाएंगे। चाय नहीं पी? चूड़ियों की भी आवाज आ रही थी। सब मजाक उड़ा रही है मेरा। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है मैम। एक मिनट। एक मिनट करने की कोशिश कर रहे हैं। शो नहीं हो रहा। मैम पहले स्क्रीन तो शेयर कीजिए। हाँ कर रहे हैं। अभी आ रहा है? आ रहा है। यस मैम, आ रहा है। एक मिनट। वो जो स्केल था वो जानना था ना, लीडरशिप स्केल। आज था ये वाला स्केल वॉइस है ना। ब्रेक। यही वाला ना, लीडरशिप स्केल, एलपीसी। इस मॉडल के अंतर्गत मतलब किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे जो गुण होते हैं उनको उसके आधार पर उन्हें एक रेटिंग प्रदान की जाती है। जैसे मतलब मैंने पहले भी बताया था कि स्पष्ट है कि जिसमें इसमें प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, या हेल्पफुल है, या मतलब इस तरीके से जो इसके सारी चीजें दिए हैं, कोल्ड है, ये रिलैक्स्ड है, इस तरीके से इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि उनको एक रेटिंग प्रदान करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, उसके अंदर ये विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं के आधार पर हम क्या किए, उनको एक स्कोर दे आप दिए। लीडर को नंबर कैसे देंगे इसमें, ये नहीं समझ में आया मेरे। नहीं आवाज आ लीड, रही है? हाँ आ रही है आ रही है। कोई हेलो, कोई भी सिचुएशन है उसमें हम लीडर को कैसे नंबर देंगे? ये और टीम कितने और मैन मतलब नहीं, लीडर को नहीं देना है इसमें। कितने ये में से लीडर अपने टीम को देता है, ना कि लीडर को देना है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो लीडर है वो जिनके साथ काम करना चाहता है वो अपने टीम को नंबर देता है, स्कोर देता है। और जो लीडर के मतलब लीडर के साथ जिनका संबंध अच्छा होता है, मतलब या तो उसके साथ वो अटैच्ड है, उनका पर्सनल रिलेशनशिप है उनके साथ, तो उनको अच्छी रेटिंग देता है लीडर। लीडर देता है टीम को, ना कि टीम लीडर को देती है। अभी ठीक है? अभी समझ में आ रहा है? अगर एक किसी भी कंपनी को ले लो, या अपने, अच्छा चलो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में ले लेते हैं। जैसे वीसी हैं या एचओडी सर हैं हमारे, तो वो एक लीडर हुए। उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अपने सारे टीचर्स को ले लीजिए, वो उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो सर मतलब मोर पावरफुल है, तो उनके पास कुछ शक्तियां भी हैं। तो वो क्या करेंगे, उनको जिसका काम पसंद आ रहा है, एक मिनट, स्लाइड शो नहीं हो रही है। तो उनका उनको काम अगर पसंद आ रहा है, तो वो एक मतलब पॉजिटिवली एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा उनके साथ। तो
वो सारे वो देखेंगे कि अच्छा इन टीचर में ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, उसको उसको करके एक स्कोर किया जाता है। फिर दूसरे टीचर को देखा, नहीं इनमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है, जो टीम होती है उसका, ना कि लीडर का। ठीक। ओके सर, जुड़े हैं? हाँ ठीक है जी सुप्रिया। सर। हाँ यस आज का आपका टॉपिक हो गया ना। सर मेरा बस आज फिडलर हुए हैं, कल हर्षे मतलब हाँ मंडे हाँ ठीक ठीक हर्षे को ठीक ठीक। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मंडे को आप वो कंप्लीट कर देंगी तो यस नेक्स्ट कैंडिडेट इसी तरीके से तैयार रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक दिन में आप एक प्रेजेंटेशन आप कंप्लीट करते जाएं। ठीक है सर। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग आपस में मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरीके से चीज़ ना हो कि क्लास में किसी दिन ऐसा हो कि आप लोगों में से कोई प्रेजेंटेशन तैयार ना हो या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग ये सोचें कि वो करेगा या मैं करूँगा और वो नहीं हो पाए, क्योंकि अब पूरे वीक रहेगी ये वाली क्लास और हम लोगों को इसी वीक में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है सर मेरे को थोड़ा यस सर। फीडबैक दे देते तो अच्छा होता। हम्म सुप्रिया आपका बाकी तो बहुत अच्छा रहा, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी और कंटेंट भी अच्छा था, पीपीटी भी ठीक थी। और बाकी मैं जब आप मंडे को देंगी ना तो उस समय थोड़ा सा अच्छे से फीडबैक हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ कंपेयर कर ली जाएंगी आपकी उस दिन। और स्टूडेंट्स भी कुछ क्वेरी लेकर आएंगे तो वो भी पूछ लेंगे आपसे। ठीक है और बस ये है कि मुझे पीपीटी और अपना असाइनमेंट जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेल कर देना। ठीक है जिससे वो भी मैं देख लूँगा तो उससे भी एक आइडिया लग जाता है। ठीक ठीक है सुप्रिया मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, मैं आज आपको मेल कर दूंगी। हाँ 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 हाँ। जी।